रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। क्या आप सिर्फ आहट से आने वाले को पहचान सकते हैं? हम पहचान सकते हैं। क्या आप अंधेरे में देख सकते हैं? हम देखते हैं। आंखें आपके पास हैं, पर रोज जीने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सबके पास है। दृष्टिहीनों को आपका सहयोग चाहिए, सहानुभूति नहीं। This public awareness message is brought to you by Bosch & Lomb. लीजिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक बार फिर मैं खाकसार अरशद। अरे रे रे रे, ये इतनी फॉर्मेलिटी, ये ह्यूमिलिटी वगैरह वगैरह, ये किस खुशी में भाई अरशद? ये रोशनी का कारवां है। यहाँ हम सब दोस्त हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। ये तकल्लुफ छोड़ो और वो शेर क्या था वो जो तुम सुनाते थे? हाँ याद आया। ए दोस्त तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से हैं वो जो तकल्लुफ नहीं करते। That's it. So no takalluf, absolutely. Friends, this is me, Salima. Hi. हाय। क्या अच्छी हाय कही। ये तो वैसी वाली हाय हो गई। अच्छा बताओ, हमें तकल्लुफ की जगह क्या चाहिए आज की दुनिया में? हमदर्दी, सहानुभूति, एहसास। बिल्कुल सही। देखो, एक पोएट ने कहा है कि so many gods, so many creeds, so many paths that wind and wind, when just the art of being kind is all this sad world needs. बस यही मकसद है हमारे इस प्रोग्राम का कि कुछ स्पेशलिस्ट से जानकारी, कुछ एडवाइस, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती के जरिए हम उन सब टॉपिक्स पर रोशनी डालें जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम रोशनी का कारवां की टाइमिंग्स और वेवलेंथ अच्छी तरह पता होंगी, और आप भी हमारी तरह इस प्रोग्राम में शामिल होने से कभी नहीं चूकेंगे। राइट। तो नेक काम में देर क्यों? ये हैं हमारे आज के मेहमान गरिमिला सुब्रमण्यम। चेन्नई में द हिंदू समाचार पत्र के सीनियर एडिटर हैं आप, और हमारे जॉर्ज अब्राहम ने इनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की और ये पता किया कि करियर जर्नलिस्ट बनने का ऑप्शन उन्होंने कब और कैसे चुना। श्री सुब्रमण्यम इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। नमस्कार सुब्रमण्यम साहब, आप हिंदू न्यूज़पेपर में एक सीनियर एडिटर हैं। आपने ये जर्नलिज्म का करियर कैसे चुना? जब मेरा पीएचडी ख़त्म होने का वक्त करीब पहुंच रहा था, तब मुझे लगा कि मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ और करना है। लेकिन इतनी साल पढ़ाई लिखना करने के बाद जो भी मैं दूसरा एम्प्लॉयमेंट में ढूंढूंगा, अगर इट हैड टू बी समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसलिए मैं सोचा अगर पढ़ाई लिखना ही करना है, मुझे ऐसा नौकरी, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर इसका एक वैल्यू होगा। तो मुझे लगा कि जर्नलिज्म एक अच्छा प्रोफेशन होगा। और हिंदू अखबार जो है कई सालों से ये एकेडमिक बैकग्राउंड को बहुत प्रामुख्य देता रहा है। हिंदू अखबार ने, उनका रिपोर्टिंग में हो, उनका ओपिनियन कॉलम्स में हो, उनका एडिटोरियल्स में हो, एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव देने का उन लोगों का एक ट्रेडिशन रहा है हिंदू में। उस हिसाब से मुझे लगा कि हिंदू में एक ओपनिंग मिल गया तो अच्छा रहेगा। आप किस प्रकार के सब्जेक्ट्स कवर करते हैं? रिपोर्टिंग का काम नहीं करता हूँ मैं, मेनली एडिटोरियल लिखने का काम करता हूँ। ये एडिटोरियल्स मैं लिख रहा हूँ तकरीबन 7-8 साल से। और सब्जेक्ट्स रहा उसमें, अभी मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में लिखता हूँ ज़्यादा, ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा हूँ पहले, और लॉ एंड जस्टिस के ऊपर मैं बहुत लिखा हूँ। जब सेंसस का कैंपेन चल रहा था 2002 में, उस पर भी मैं लिखा। और रिपोर्टिंग भी मैं थोड़ा बहुत किया हूँ। मतलब जब सेंसस का कैंपेन चल रहा था, सिर्फ मैं डिसेबिलिटी फोकस नहीं दिया उसमें, डिसेबिलिटी फोकस भी दिया सेंसस में, सेंसस कवरेज में, लेकिन जनरली सेंसस क्या होता है, कैसा करते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पर सेंसस किया जाता है, ये सब के बारे में हम एक पूरा सीरीज लिखा फरवरी 2002 में,
2001 में, यानी जब सेंसस चालू था, 20 दिन का कवरेज मैं दिया सेंसस के ऊपर। और ऐसे और एक दो ऐसे कॉन्फ्रेंस में भी मैं गया हूँ, जब स्पॉट रिपोर्टिंग किया ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में जाके। अभी मैं ब्रसल्स जाके आया हूँ वापस, मतलब एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, इंडिया यूरोपियन यूनियन जर्नलिस्ट का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। और पिछले 1.5 साल से मैं शास्त्रीय संगीत पर भी विमर्श लिख रहा हूँ पेपर में। मतलब यहाँ जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिर्फ कर्नाटक शैली में नहीं, हिंदुस्तानी शैली में भी मैं बहुत मुझे पसंद है। तो ये दोनों शैली में मैं एक कॉन्सर्ट्स यहाँ जो होता है वो सुनकर मैं उसके बारे में मैं रिव्यू करता हूँ। मैं सुना है कि आपने संगीत भी सीखा है। मैं डॉक्टर बालामुरली कृष्णा, जो डॉक्टर मंगलमपल्ली बालामुरली कृष्णा, हिंदुस्तानी संगीत में सिर्फ कर्नाटक शैली में नहीं, दो हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में दोनों में मशहूर नाम है, उनका शिष्य रहा हूँ मैं, जो बहुत सौभाग्य है मेरा। अभी आप गाते हैं या आपने गाना छोड़ दिया? नहीं, मैं गाता हूँ, अभी मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो जब हमको टाइम मिलता है मैं रियाज करता हूँ। आपके प्रोफेशन और संगीत के अलावा आपके इंटरेस्ट क्या हैं? एक ज़माना था जब मैं क्रिकेट भी बहुत फॉलो कर रहा था काफ़ी, जब टेस्ट मैचेस का इम्पोर्टेंस था। आजकल तो वनडे मैचेस बहुत खेलते हैं। जब आप परिवार के साथ टाइम व्यतीत करते हैं तो आपके मेन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मतलब मैं घर में बैठ के मैं गाना सुनता हूँ, मेरा बच्ची भी मेरे साथ गाना गाती है, सुनती है, सीखती है, गाती है। और हम लोग बाहर जाते हैं, मतलब कहीं पार्क में जाएंगे, कभी बीच में जाते हैं। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड एज मच एज, ऑल्दो माय वाइफ इज आल्सो अ फुल टाइम प्रोफेशनल। आगे चलकर आप जर्नलिज्म के साथ साथ और भी कुछ लिखना चाहेंगे? माय ड्रीम इज टू राइट अ बुक ऑन माय गुरुजी बालामुरली कृष्णा साहब। वैसे भी शास्त्रीय संगीत कलाकारों के ऊपर गुड बुक्स इन इंग्लिश मैं समझता हूँ बहुत कम है, लाइक यू हैव इन वेस्टर्न म्यूजिक। जब आप एज अ जर्नलिस्ट लोगों से मिलते हैं तो उनका आपके प्रति रवैया क्या होता है? आई कैन टेल यू वन थिंग, कि जब आपके प्रोफेशनल रोल में कहीं जाएंगे, किसी से मिलना जाएंगे, किसी से बात करना चाहते हैं, आपका डिसेबिलिटी उन लोगों को बहुत कम मैटर करता है। मतलब इट्स नॉट दैट परवाह नहीं करते हैं, इट डजंट बिकम एन ऑब्स्टिकल। जब आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होते हैं, जिस काम पे आप जाते हैं उस काम में अगर आपका एबिलिटी और कॉम्पिटेंस दिखाते हैं, लोगों को आपका जो ये डिसेबिलिटी है उसका ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। इनफैक्ट इफ एनीथिंग देयर एडमिरेशन फॉर यू गोज अप। दैट इज फैंटास्टिक। अरशद, गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा नायाब होता है, इतना पर्सनल, इतना इंटीमेट होता है। जी हाँ, शायद एक गुरु को उसका शिष्य और शिष्य को उसके गुरु से ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। बिल्कुल सही। अरशद, एक बात बताऊं, नाराज तो नहीं होगे ना? नहीं नहीं, आपसे नाराज होकर जाऊंगा? नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है। क्या? सच्ची, आई हैव नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट। कमाल है, दैट्स इम्पॉसिबल। देखो, तुमने कहा था कि तुम नाराज नहीं होगे। हाँ सॉरी, लेकिन दरअसल मुझे कोई आज तक ऐसा बंदा नहीं मिलता जो क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखता हो। मगर हम ये जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के दिल में बैट और बॉल के रिदम पर ही धड़कते हैं उनके दिल। तो मुझे तो छोड़ो और देखें अब क्या बात होती है इसके बारे में। जी हाँ, ऐसे ही लोगों के लिए है ये न्यूज। The third Blind Cricket World Cup has been fixed to be held in South Africa in December 2006. पहले 2 टूर्नामेंट भारत में हुए, जो 1998 में दिल्ली में और 2002 में चेन्नई में। लेकिन ये आने वाला 2006 का टूर्नामेंट और भी एक्साइटिंग होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्रिकेट के दीवाने कैरिबियन आइलैंड्स में वेस्ट इंडीज की टीम खेलेगी। बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम एक वेस्ट इंडीज की टीम इस टूर्नामेंट में भाग लगी। काश कि मैं भी वहां होता। जी, तो लॉक किया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाए। दोस्तों, हम आपको बार बार याद दिलाते हैं और दिलाते रहेंगे कि हमारा आपका बड़ा जबरदस्त हेरा फेरी का कॉन्ट्रैक्ट है। जी, प्यार मोहब्बत की हेरा फेरी। आपसे जो प्यार हम पाते हैं उसे 10 गुना बढ़ाकर लौटा देते हैं, या कम से कम कोशिश तो यही करते हैं। हाँ, क्योंकि प्यार के मरीज का भाई एक ही है इलाज।
क्या? और प्यार। वाह 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 वाह. But seriously, we really want your participation, your reaction, your suggestions to make this program worthy in all aspects for you. हमसे संपर्क रखिए अपने अनुभव, अपनी सहानुभूति और अपने योगदान के साथ। आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हम इस प्रोग्राम में जरूर जरूर शामिल करेंगे। It is love that measures our stature. नंदिता दास हमारे साथ हैं एक और पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। ये हैं डॉक्टर सतीश अमरनाथ। डॉक्टर सतीश अमरनाथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ही वर्क्स विद मणिपाल हॉस्पिटल इन बेंगलोर। 1998 में इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी जब किसी ने उनके चेहरे पर एसिड फेंका था, लेकिन ये हादसा उनकी हिम्मत को न तोड़ सका। लीजिए सुनिए नंदिता दास को। दृष्टिहीनता के बावजूद अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं डॉक्टर सतीश अमरनाथ। वे चिकित्सा के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। एक दिन जब वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंका और भाग गए। इस हादसे की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई, पर डॉक्टर सतीश लगन के पक्के थे। इस दुर्घटना के ठीक 40 दिन बाद वो फिर से काम पर हाजिर हो गए। आप सोचते होंगे कि माइक्रोबायोलॉजी जैसे क्षेत्र में दृष्टिहीन व्यक्ति कैसे काम कर सकता है। इस क्षेत्र में तो सब कुछ देखने पर ही निर्भर करता है, लेकिन डॉक्टर सतीश ने एक रास्ता ढूंढ निकाला। वे किसी भी चीज का विवरण 2 अलग अलग लोगों से सुनते हैं और फिर उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं। कभी कभी 2 लोगों के विवरण यानी डिस्क्रिप्शंस में बहुत फर्क भी होता है। ऐसी स्थिति में वो तीसरे व्यक्ति से विवरण सुनते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। सतीश अमरनाथ अपना ज्ञान और अपना अनुभव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के लिए लेख लिखकर दूसरों के साथ बांटते हैं। डॉक्टर सतीश को कंप्यूटर पर काम करना बहुत पसंद है। उन्होंने कई चिकित्सा संस्थानों और प्रशिक्षण के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। अंत में एक मजेदार बात बताऊं? डॉक्टर सतीश डाक टिकट जमा करने का शौक फरमाते हैं। तो ऐसे हैं डॉक्टर सतीश अमरनाथ, जो भरपूर जिंदगी जीते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तो दोस्तों, ये थी नंदिता दास जो कि डॉक्टर सतीश अमरनाथ के बारे में बता रही थी। तो आइए हमारे साथ चलिए आज के प्रोग्राम के एडवाइस सेक्शन में। तनुजा जोशी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और आज इनसे हमें कुछ बहुत जरूरी जानकारी मिल रही है अबाउट आई डोनेशन। तो तनुजा जी, ये बताइए कि आई डोनेशन या नेत्रदान होता क्या है? जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद उसकी आंख दान की जाती है, जिसका कि जो पुतली का हिस्सा होता है वो फिर किसी दूसरे आदमी को, जिसको तो बेसिकली नेत्रहीन होते हैं, उनको फिर दृष्टि देने के काम आता है। नेत्रदान से वो किस किस्म की नेत्रहीनता है जिसको के फायदा हो सकता है? नेत्रदान सिर्फ एक ही ब्लाइंडनेस के क्योर के लिए काम आता है, और वो है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी पुतली अपारदर्शी जो ओपेक हो जाती है। पुतली जैसे कि हम अपनी अगर घड़ी देखें तो घड़ी का जो बाहर का साफ शीशा होता है, इसी तरह से जो काला हिस्सा हमें आंख में दिखता है वो सबसे बाहर ही उसकी जो परत होती है वो अपारदर्शी ट्रांसपेरेंट होती है, जो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसे पुतली कहा जाता है। तो जब रोशनी की किरणें उससे निकल के आंख के अंदर जाती हैं तो फिर पर्दे पे इमेज बनती है जो भी हम चीज देख रहे होते हैं। अगर ये अपारदर्शी या ओपेक हो जाती है तो रोशनी अंदर नहीं जा पाती। तो सिर्फ इसी तरह की बीमारी का इलाज नेत्रदान से हो सकता है, और ये ज्यादातर बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। बड़ों में भी होती है लेकिन नंबर्स में बच्चों में और यंग लोगों में ज्यादा पाई जाती है ये बीमारी। अच्छा, अगर कोई नेत्रदान करने को तैयार हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपनी आंख डोनेट करना चाहते हैं। आंखें डोनेट जीते जी कोई नहीं कर सकता। नेत्रदान सिर्फ मरने के बाद किया जाता है। तो जीते जी हम सब शपथ ले सकते हैं या प्लेज कर सकते हैं, और आई बैंक्स में बहुत सारी शपथ आती हैं, और शपथ जो आती है वो उस आयु के लोगों की आती है जिनके जीवन में अभी बहुत साल बचे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप में जागरूकता है नेत्रदान के बारे में और आप कुछ करना चाहते हैं तो शपथ पत्र तो भरिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। आप ये शपथ पत्र भरिए कि मैं अपने जीते जी
अपने आसपास किसी भी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं जब भी मैं मृत्यु के बारे में सुनूंगा या सुनूंगी तो मैं उस परिवार के पास हिम्मत करके जाके उनसे नेत्रदान करने की काउंसलिंग करूंगी। और उसके लिए आपको या तो वॉलंटियर बन सकते हैं आप आई बैंक के साथ, या प्लेज फॉर्म्स भी आप भर सकते हैं, ताकि लेकिन उसमें प्लेज फॉर्म जब आप भरते हैं तो अपने परिवार को उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं जब आप प्लेज फॉर्म भरें, शपथ पर भरते हैं, तो ये इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, ये पारिवारिक होना चाहिए, ताकि पूरे परिवार ये शपथ ले कि उनमें से कोई भी अगर जाएगा तो वो उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। तनुजा जी, अक्सर देखा गया है कि नेत्रदान का वादा तो मरने से पहले ही किया जाता है, तो डोनर के परिवार को वो कौन से कदम उठाने चाहिए कि उनके गुजरे हुए अजीज की तमन्ना पूरी हो सके? परिवार वालों को अपने सबसे पास के नेत्र बैंक को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो मेट्रोपॉलिटन बड़ी शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें एक नंबर है 1919। ये टोल फ्री नंबर होता है। इसमें अगर वो फ़ोन कर दें तो उनके घर के सबसे पास के जो नेत्र बैंक है वहाँ ये कॉल जाएगी, और फिर उनको आई बैंक में बोलना पड़ेगा कि हमारे घर में ऐसे ऐसे किसी की मृत्यु हो गई है। फिर वो आई बैंक वाले उनसे डिटेल्स मांगेंगे, एज पूछेंगे डोनर की, किसके बीमारी के कारण से डेथ हुई है। ये पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर तरह के लोगों से हम नेत्रदान नहीं ले सकते। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम नेत्रदान नहीं ले सकते, जैसे कि सेप्टिसीमिया है, रेबीज है, HIV एड्स है, हेपेटाइटिस है। तो नेत्र जो आई बैंक वाले हैं वो कुछ इस तरह के सवाल पूछेंगे, घर का पता पूछेंगे, लोकेशन पूछेंगे, और फिर जो आई बैंक की टीम है वो जहां भी मृत्यु हुई है वहां जाके उन्हीं के मतलब घर पे या हॉस्पिटल में या जहां भी डेथ हुई है वहां जाके वो आई डोनेशन लेते हैं। एक और पैरामेडिक होता है साथ में जो सारा पेपर वर्क करता है, क्योंकि हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हमको जो कंसेंट फॉर्म्स भरवाने होते हैं फैमिली से, तो वो सारी जो लीगल मतलब जो फॉर्म्स की फॉर्मेलिटी होती हैं वो साथ के साथ होती हैं, और आई डोनेशन के जो डॉक्टर्स जाते हैं वो फिर आई डोनेशन लेते हैं, और इस पूरी प्रणाली को कोई 15 से 20 मिनट लगता है। मौत के कितनी देर बाद तक आंख का डोनेशन हो सकता है? देखिए, हमारे देश में तो डेथ सर्टिफिकेट बनने में अक्सर इतनी देर लग जाती है कि ये भी एक किस्म का समझिए कि एक किस्म की रुकावट या ऑब्स्टिकल हो जाता है। डेथ सर्टिफिकेट मेरा मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नहीं है। नॉर्मली आपके घर में अगर मृत्यु होती है या हॉस्पिटल में भी होती है तो कोई ना कोई फिजिशियन को आप बुलाते हैं, क्योंकि हम आपस में तो नहीं डिक्लेयर कर सकते कि भाई ये कोई है। तो वो जो डॉक्टर आते हैं वो हमेशा एक सर्टिफिकेट, एक लेटर हेड पे या जो भी है वो देते हैं, उसको हम डेथ सर्टिफिकेट मान रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला नहीं कह रहे। दूसरी बात, मरने के 6 से 8 घंटे के अंदर नेत्रदान हो जाने चाहिए। उसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों की हम लोग हिदायत देते हैं कि एक कि अगर पंखा चल रहा है तो कमरे का पंखा बंद कर दें, अगर व्यक्ति के घर में एयर कंडीशनर है तो वो ऑन कर दें, थोड़ी सी आँख की पलक है पलक बंद करके और थोड़ी सी गीली रुई उसके ऊपर रख दें, और हल्का सा सर को थोड़ा सा रेस कर दें, क्योंकि आजकल जैसे हमने कहा कि कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि हम नेत्रदान नहीं ले सकते। उसके लिए जब आई बैंक की टीम घर आती है नेत्रदान लेने के लिए तो वो 10 cc ब्लड सैंपल भी लेके जाती है, ताकि फिर वो उसका ब्लड प्रोसेसिंग भी कर सके। हमारे देश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कितनी फैली हुई है? आई बैंक्स कॉर्निया के डोनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये भी हमें बताइए तनुजा जी। जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 11 लाख से ज्यादा लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से पीड़ित हैं। ये तो बैकलॉग है हमारा, और हर साल कोई 25 से 30 हजार नए पेशेंट्स इस पे जुड़ जाते हैं। पूरे देश में हम लोग कोई 22 से 23 हजार आंखें इकट्ठी कर पाते हैं, और जब हम 22 से 23 हजार आंखें कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको आधा कर दीजिए, उतने व्यक्ति हुए, क्योंकि एक व्यक्ति से हमें 2 आंखें मिलती हैं। तो कोई 10 या 11 हजार लोग, 12 हजार लोग ही हमारे देश में, पूरे देश में नेत्रदान करते हैं, जिस देश में 80 से 90 लाख डेथ्स हो रही हैं। तो ये तो खैर आंकड़े अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभाव है नेत्रदान का। दूसरा ये है कि ज़्यादातर ये जो कारण है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के,
चाहे कुपोषण हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे चोट लगना हो, काफ़ी हद तक ये गरीब लोअर इनकम ग्रुप में पाए जाते हैं। तो ये जो मरीज हैं, इनकी जो लिस्ट है ये हमको हॉस्पिटल से मिलती है, जो आई हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ये मरीज जाएंगे, वहीं वो डायग्नोज होते हैं और वहीं पर लिस्ट मिलती है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह के वेटिंग लिस्ट है लोगों के पास, और कहाँ कहाँ पर आई बैंक्स फैले हुए हैं और उनके पास कितनी कितनी आंखें इकट्ठी हो रही हैं। तो आई बैंक एसोसिएशन इन सब चीज़ों को नेटवर्क करने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे वॉइस मेल नंबर पर अपने सवाल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम उसका जवाब आपको बाद में दे देंगे। हमारा नंबर है, अगर आप हरियाणा से कर रहे हैं तो 9896000555, और अगर हरियाणा के बाहर से कर रहे हैं तो इस नंबर के पहले 0 लगा लें। भाई, इस रोशनी के कारवां में हमारी ये लगातार कोशिश रहती है कि आपको नए से नए आविष्कारों और टेक्निकल ब्रेक थ्रूज के बारे में जानकारी देते रहें। जी अरशद, इसी सिलसिले में आइए इंडियन एजुकेशनल सैटेलाइट ट्रांसमिशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स की बात करें। जी हाँ सलीमा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऐसा नेटवर्क डेवलप किया गया है जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए लाइव ऑडियो ट्रांसमिट करेगा। जी, ताकि वो ब्रेल प्रिंटर की हेल्प से ऑडियो डाटा फाइल्स को ट्रांसफर और प्रिंट कर सकें। ऐसा है कि पहले दृष्टिहीन स्टूडेंट्स ब्रेल बुक्स और ऑडियो कैसेट्स पर डिपेंड करते थे, और मेरे ख्याल से इनकी इंफॉर्मेशन जल्द ही डेटेड हो जाया करती थी, यानी पुरानी हो जाती थी। जी, और फिर बार बार उसे बदलना देखिए महंगा भी है और मुश्किल भी है। बट नाउ क्लासरूम लेक्चर्स एंड टॉक्स बाय एक्सपर्ट्स कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू स्टूडेंट्स, जिन्हें आप आसानी से डेटा फाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसे प्ले करके सुन सकते हैं। अब तक बीपीए अहमदाबाद में एक ट्रांसमीटर है और गुजरात के दूसरे हिस्सों में 10 और ट्रांसमीटर्स हैं। अरशद, आई रेड अ वंडरफुल डेफिनेशन ऑफ करेज। तुम भी सुनो। किसी ने ये कहा है कि करेज इज डूइंग व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। देयर कैन बी नो करेज अनलेस यू आर स्केर्ड। बोलो, कैसी रही? भाई, बहुत बढ़िया कहा जिसने भी कहा है। बहादुर तो वही है जो अपने डर पर काबू पाले, और इसके लिए किसी मैदान जंग या आईएएस के एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं होती है। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की जो बातें हैं ना, हमारे अंदर डर पैदा करती हैं। आइए दोस्तों, ऐसे ही छोटे या बड़े डर का मुकाबला मिलकर करें इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है यह है रोशनी का कारवां, यानी आईवे यह है रोशनी का कारवां। कोई ताज्जुब नहीं कि बातों, मुलाकातों और दिलचस्पियों के चलते हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएं। वो शेर याद है ना अर्शद तुम्हें? चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, यानी मौज माने तो आपको पता है लहर होता है और हवादिस माने एक्सीडेंट्स। तो जरा सुनिए फिर से। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। हाँ, क्या बात है। अगर जिंदगी में मुश्किलात न हो तो जीने का मजा ही ना है। सही। सलीमा, अब क्यों ना हो जाए हमारे इस प्रोग्राम का क्वेश्चन, जिसका आंसर देकर आप हमारे पास से एक खूबसूरत गिफ्ट जीत सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक इंसान जो सुनने में अक्षम हो और दृष्टिहीन भी हो, वो किस रंग की स्टिक का इस्तेमाल करता है? यानी व्हाट कलर स्टिक डज अ डेफ ब्लाइंड पर्सन कैरी। ये है हमारा एड्रेस, आईवे रेडियो कॉन्टेस्ट, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। 15 दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सही उत्तर के आधार पर हम उनका लकी ड्रॉ निकालेंगे और 5 लकी विजेताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शर्ट। बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है, भाई हम ये चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन, आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं, चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो, रोजगार या शिक्षा के बारे में हो, किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइंडनेस से संबंधित हो, तो 09896000555 और हरियाणा से 9896000555 पर कॉल करें, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। और हाँ, हमारा पोस्टल एड्रेस जरूर नोट कर लें। ये है आईवे रेडियो प्रोग्राम, स्कोर फाउंडेशन, PO बॉक्स 3903, न्यू दिल्ली 49। भाई हमें अपना जवाब भेजिए और इनाम जीतिए। कुछ और जोश और उमंग भरे प्रोग्राम के साथ जल्द मिलेंगे आपसे। मैं अरशद इकबाल और मैं सलीमा रजा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
है रोशनी का कारवां। Highway, ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। Highway, ये है रोशनी का कारवां।